हिंद दोस्तों। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद को हम दूसरे शब्दों में गुलाम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 1947 से पहले भारत ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था। अब इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं? जैसे जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश के आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक रूप से शोषण कर रहा हो, तो जिसका शोषण होता है वह उपनिवेशवाद होता है, जबकि शोषण करने वाला साम्राज्यवाद कहलाता है। अब आते टॉपिक के साथ में। देखिए, उपनिवेशवाद को भारतीय संदर्भ में बड़े पैमाने पर देखा जा सकता था। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का 200 सालों तक अधीन रहा। अधीन मतलब होता है गुलाम रहा, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति को बड़े पैमाने पर कमजोर किया गया। उपनिवेशवाद राष्ट्र अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरे देश के अधीन करने के लिए करता है। जैसे 17वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद का प्रयोग बड़े पैमाने पे हुआ था, जिसके बाद कमजोर देशों को अपने अधीन करने लगे। मतलब जिसके बाद जो शक्तिशाली देश थे वो कमजोर देशों को अधीन करने लगे थे। अब आते हैं, शक्तिशाली देश कमजोर देश को अपनी वृद्धि के लिए यानी अपने विकास के लिए कच्चे माल को बड़े पैमाने पर हड़पना शुरू कर दिया। उपनिवेशवाद में शक्तिशाली देश कमजोर देश को शोषित करता है तथा राष्ट्रीय की संस्कृति जबरन उपनिवेशवाद पर थोपता है। इतना आ गया होगा समझ में। अब आते हैं उपनिवेशवाद का अर्थ। मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन दोबारा बताता हूं मैं। किसी समृद्ध देश एवं शक्तिशाली देश द्वारा विभिन्न हितों को पूरी तरह शोषण करने के लिए किसी भी निर्बल देश के प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने हेतु। अब आते परिभाषा। किसी भी देश को गुलाम बनाना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। अब आते हैं, साम्राज्यवाद के कौन कौन से अंग होते हैं, साम्राज्यवाद क्यों बनाते हैं। जैसे देखिए, पहला साम्राज्यवाद के कारण। पहला, साम्राज्य का विस्तार, शक्तियों का विस्तार, ट्रिपल जी की नीति, समृद्धि की लालसा और कच्चे माल का पूर्ति। टॉपिक नंबर पहला देखते हैं, साम्राज्य का विस्तार। 17वीं शताब्दी में शक्तिशाली देश अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए यानी विस्तार के लिए कमजोर देशों पर आक्रमण करके उसके अपने अधीन कर लेता था। तत्पश्चात शक्तिशाली देश कमजोर देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करके अब आर्थिक रूप से कमजोर कर देता था। अब आते हैं शक्ति का विस्तार। शक्तिशाली देश अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए भी उपनिवेशवाद बनाना शुरू कर दिया था। उपनिवेशवाद 17वीं शताब्दी में अपने चरम सीमा पर था। शक्तिशाली देश कमजोर देश को अधीन लेते थे तथा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे, जिससे प्रतिद्वंदी देश को वह अपनी शक्ति का परिचय दे सके। अब आते कच्चे माल की पूर्ति। देखिए, पहले भारत कच्चा माल यहाँ बहुत ज्यादा मिलता था, जैसे कपास, रुई, सोना। देखिए यहाँ पे क्या था, प्राचीन काल से ही दक्षिण देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति बड़े पैमाने पर होता था। काला सोना कहे जाने वाला सोना भी भारत का दक्षिण हिस्सों में बड़े पैमाने पर उच्च स्तर पर प्राप्त होता था। इसलिए विकसित देश कोयला तथा अन्य संसाधनों की प्राप्ति के लिए उपनिवेशवाद बनाना शुरू कर दिया था। समृद्धि की लालसा। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप प्रारंभिक उपनिवेशवाद उपनिवेशिक जैसे पुर्तगाल एवं स्पेन ने सबसे पहले अपना अस्तित्व यानी अपने समृद्धियों को बढ़ाने हेतु यूरोप में भी उपनिवेशवाद की स्थापना शुरू कर दिया था, क्योंकि विकासशील देशों ने
मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती थी, इसलिए उपनिवेशवाद का शिकार होता था। क्योंकि विकसित देशों का मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति न होने के कारण उपनिवेशवाद का शिकार करना शुरू कर दिया था। ट्रिपल जी की नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप कोलंबस एवं अमेरिका की खोज यूरोप देशों के लिए बहुमूल्य साबित हुआ। उपनिवेशवाद के कारण प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई। तत्पश्चात भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम बना, क्योंकि भारत में ट्रिपल जी की नीति को अपनाया जा रहा था। सोना, कृषि, भगवान, यह तीनों नीति था जिसकी वजह से यहाँ समृद्धि थी, जिसके बाद उपनिवेशवाद में भारत काफी लंबे समय तक रहा था। जिससे इसी के साथ समाप्त होता है 12th बीए और एमए के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एनी क्वायरीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। DJ Carol.